2018 सामान्य ज्ञान अर्थात जीके का प्रीवियस पेपर लगाएंगे। मेरे पास सेम टू सेम जैसे पेपर होता है वैसे मैंने सीधे सीधे पेपर आपको दिखा रहा हूं, तो कोशिश कीजिए कि आप इसको समझें। मेरी आज जो कोशिश रहेगी वो रहेगी कि कैसे मैं क्वेश्चंस को आपके सिलेबस से मैच करूं। बस आज आपको यह ध्यान देना है कि भैया जो सिलेबस दिया गया है क्या क्वेश्चन सीधे सिलेबस से आए या कुछ अलग से आते, क्योंकि बहुत से विद्वान आपसे कहेंगे कि जीके में तो केवल तू 18 ही करके आएगा। बेटा ऐसा नहीं था, सिलेबस से एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं गया, किसी शिफ्ट में एक दो क्वेश्चन बाहर गए, कंप्लीट पेपर सिलेबस से आया। अब बस तुम्हें मैं मैच कराता रहूंगा कि एक आपका जो सिलेबस दिया गया है, जो नोटिफिकेशन आया है, उसके किस टॉपिक से पूछा है। तो तुम लोग ये तैयार हो ना, पहले लिख दो। थोड़ा सा मैं परेशान हूं तो मैं थोड़ा ज्यादा मैं कम बोलूंगा, तो मैं चाहता हूं कि आप लिख दो कि हाँ भैया बिल्कुल आज हम देख लेते हैं। देखो तैयारी करने से पहले फौज भी देखी होगी आपने कि जब लड़ाई करती है, जब फौज दूसरे देश में सीमा पार जाकर स्ट्राइक करती है, तो आपने देखा होगा कि पहले प्लान बनाया जाता है। तब तैयारी हमेशा प्लान के साथ करो, विदाउट प्लान आप तैयारी मत करो नहीं होने का। समझ रहे हो मेरी बात? तो आज मैच करना कि क्या सिलेबस से पेपर आता है या सिलेबस से लगाता है। तैयार हो, थके हुए होंगे, मैं भी थक रहा हूं, लेकिन दोस्त ये 1 महीने की थकान और झेल लो बस। इतने साल से झेल तो रहे हो यार, थकान परेशानी टेंशन और झेल लो थोड़ा सा, और मन में करो कि नहीं मुझे पढ़ना है, मुझे पढ़ना है। जब तुम मन से निश्चय करोगे ना, ऊर्जा आएगी, मां सरस्वती तुम्हारी सहायता करेंगी। ठीक है। दूसरी बात, ये जो सब कुछ थ्योरी है वो आपको यूपी कांस्टेबल परिश्रम बैच में जरूर मिलेगी, तब सब लोग इसे अभी ज्वाइन कर लेना। पहला क्वेश्चन है, ध्यानपूर्वक सुनते रहना, देखते रहना। दिसंबर 2016 में भारतीय रेल ने आनंद विहार और डैश के बीच पहली हमसफर श्रेणी की ट्रेन की शुरुआत की। तो जो नई ट्रेनें शुरू होती हैं तो पहली फर्स्ट हमसफर ट्रेन, पहली हमसफर ट्रेन, तो ये कहां का क्वेश्चन है? ये यूपी जी के करंट अफेयर का भी क्वेश्चन है। ये हालांकि है तो करंट अफेयर का, क्योंकि पेपर ये 2018 में आया। दूसरी बात ये भारत में परिवहन का क्वेश्चन भी है, ट्रेन परिवहन। तो पहली हमसफर ट्रेन आपसे पूछा है, ये 16 दिसंबर 2016 को लॉन्च की गई। कहां से? दिल्ली के आनंद विहार टर्मिनल से, दिल्ली के आनंद विहार, और कहां याद रखेगा साथी, उत्तर प्रदेश के गोरखपुर तक। कहां तक? दिल्ली के आनंद विहार, उत्तर प्रदेश के गोरखपुर। तो 20 का बिल्कुल सही उत्तर होगा गोरखपुर। आनंद विहार से गोरखपुर हम सफर ट्रेन की शुरुआत हुई है। आनंद विहार से गोरखपुर हम सफर ट्रेन की शुरुआत हुई है। आपसे पूछ लेगा वंदे भारत, पूछ लेगा पहली वंदे भारत, क्या पूछ लेगा? पहली। अब ये भी सभी जानते इसका नाम क्या था? ट्रेन 18। ट्रेन 18 का नाम बदलकर कोड नेम था ट्रेन 18। इंटीग्रेटेड कोच फैक्ट्री ये साथी चेन्नई में बनी। कहां पर बनी? इंटीग्रेटेड कोच फैक्ट्री चेन्नई में इसका निर्माण हुआ। वंदे भारत बहुत चर्चा में रहती है। पूछेगा पहली वंदे भारत 2019 में दिल्ली और वाराणसी के बीच चली। किस किस के बीच? दिल्ली और वाराणसी के बीच। दिल्ली और वाराणसी के बीच। एक क्वेश्चन आपसे और पूछेगा, भारत में सबसे लंबा ट्रेन रूट, भारत में सबसे लंबा ट्रेन रूट 4800 कुछ किलोमीटर का है। सबसे लंबा ट्रेन रूट कौन सा है? तो याद रखिएगा, यह साथी ट्रेन रूट जो है असम से शुरुआत होती है और यह तमिलनाडु कन्याकुमारी तक जाता है। कहां तक जाता है? यह तमिलनाडु कन्याकुमारी, असम के डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी तक। यह भारत का सबसे लंबा ट्रेन रूट है, यह भी नोट कर लीजिएगा। कन्याकुमारी से डिब्रूगढ़। भाई डिब्रूगढ़ कहां पर है? तो डिब्रूगढ़ है असम में। तो असम के डिब्रूगढ़ से यह तमिलनाडु के कोयंबटूर तक 4817 किलोमीटर, 4218.6 किलोमीटर के करीब पर है। इस पे कौन सी ट्रेन चलती है? विवेक सुपर फास्ट एक्सप्रेस ट्रेन चलती है। कौन सी? विवेक सुपर फास्ट एक्सप्रेस। सबसे लंबी यही चलती है। ठीक है, विवेक सुपर फास्ट एक्सप्रेस, समझ जाना, सबसे लंबी 10 बजे 8 बजे हर दिन। चलिए, तो यहां से फिर से यह परिवहन का क्वेश्चन है। 2016 का क्वेश्चन 2018 में पूछा गया, 18 जून के फर्स्ट शिफ्ट में। तो पहली हमसफर ट्रेन कहां से कहां चली? 16 दिसंबर 2016 को आनंद विहार से गोरखपुर के बीच में। भी आपका बिल्कुल सही उत्तर है। इसी प्रकार वंदे भारत का पूछ लेता है। ट्रेन 80 नाम से जानी जाती थी पहले जब ये बन रही थी, कोड नेम था इसका। इंटीग्रेटेड कोच फैक्ट्री, इंटीग्रल कोच फैक्ट्री चेन्नई में 2019 में चली। दिल्ली से वाराणसी पहली। सबसे लंबा ट्रेन रूट कन्याकुमारी तमिलनाडु, असम के डिब्रूगढ़
4218 किलोमीटर विवेक सुपरफास्ट एक्सप्रेस जाती है। एक का उत्तर भी आपका बिल्कुल सही है। मजा आ रहा है? चलिए दूसरा, प्रसिद्ध सूफी संत शेख सलीम चिश्ती की दरगाह उत्तर प्रदेश के कहां पर स्थित है? शेख सलीम चिश्ती की दरगाह चलो जानते भैया। जौनपुर की बात करें तो जौनपुर को पूर्व का शिराज कहते हैं। जहां पे जौनपुर दे रखा है, कन्नौज दे रखा है, फतेहपुर सीकरी दे रखा है, बाराबंकी दे रखा है। तो पूर्व का शिराज, शिराज एक शहर है ईरान में, जौनपुर को पूर्व का शिराज कहते हैं। पूछेगा किस नदी के किनारे स्थित है? तो जौनपुर गोमती नदी के किनारे स्थित है। किसके किनारे स्थित है? गोमती नदी के किनारे स्थित है। जौनपुर में दो चीजें बहुत फेमस है, अटाला मस्जिद और लाल दरवाजा मस्जिद। अटाला मस्जिद और लाल दरवाजा मस्जिद, इसका निर्माण, इस शहर की स्थापना किसने की थी? यह भी आपसे पूछेगा। तो जौनपुर शहर की स्थापना अपने छोटे भाई, अपने भाई जोना खान, जोना खान के नाम पर, जिसको मोहम्मद बिन तुगलक के नाम से भी जानते, इसके नाम पर फिरोज तुगलक, अपने भाई के नाम पर इस शहर की स्थापना फिरोज तुगलक द्वारा की गई। शर्की डायनेस्टी द्वारा स्थापना इस शहर की गई। शर्की डायनेस्टी ने यहां पर राज किया है। ठीक है भैया। कन्नौज, जिसको महाराजा भोज के समय पर महोदय श्री भी कहा जाता था, इस शहर को महोदय श्री। गुज्जर पाल, गुज्जर प्रतिहार, पाल राजा और जो राष्ट्रकूट राजा थे, इनके बीच में याद रखिएगा त्रिकोणीय संघर्ष भी चला। कन्नौज को लेकर क्या चला? त्रिकोणीय संघर्ष भी चला है, जिसको ट्राइपार्टाइट स्ट्रगल बोलते हैं। किन किन के बीच में? गुर्जर प्रतिहार, पाल और राष्ट्रकूट। ये साथी जो कन्नौज है, इसी में 1940 में कन्नौज का युद्ध हुआ था, जिसमें शेर शाह सूरी की जीत हुई थी। शेर शाह ने हुमायूं को हराया था। शेर शाह ने हुमायूं को करारी हार दी थी। हुमायूं को हराया था, लिख लीजिएगा। ये 1940 मैंने गलत लिख दिया 1540 में, 1940 तो भी कुछ दिन पहले की बात थी। 1540 में शेर शाह सूरी ने हुमायूं को हराया था। उससे पहले 1539 में चौसा। तो कन्नौज या बिलग्राम का युद्ध भी कहते हैं। कन्नौज को याद रखिएगा पूर्व का ग्रास भी कहा जाता है। यहां पर फ्रेग्रेंस, सुगंध की वजह से पूर्व का ग्रास भी कहते हैं। हम बात करें शेख सलीम चिश्ती की दरगाह, यह फतेहपुर सीकरी में। कहां पर? फतेहपुर सीकरी। फतेहपुर सीकरी जो है, यह 1571 से 1585 तक यह अकबर की राजधानी भी रही है। यह अकबर की राजधानी, अकबर की 3 राजधानी रही, आगरा भी रही है, फतेहपुर सीकरी भी रही है, लाहौर में भी कुछ समय अकबर ने राजधानी रखी। ठीक है भैया, राजधानी भी रही। यहीं पर साथी जोधाबाई महल स्थित है। जोधाबाई महल, यहीं पर इबादत खाना, यहीं पर इबादत खाना स्थित है। यहीं पर पंचमहल स्थित है। यहीं पर पंचमहल 54 मीटर ऊंचा अतारकीन दरवाजे की नकल गुजरात विजय के उपलक्ष्य में बुलंद दरवाजा भी यहीं पर स्थित है। बुलंद दरवाजा भी यहीं पर स्थित है। बुलंद दरवाजा भी। तो सी आपका बिल्कुल सही है। सी आपका बिल्कुल सही है। यह मैं फिर से रिपीट कर देता हूं। जौनपुर की बात करें, गोमती नदी के किनारे अटाला मस्जिद, लाल दरवाजा मस्जिद। शर्की वंश के राजाओं ने यहां पर शासन किया है। शर्की वंश के राजाओं ने। जोना खान, मोहम्मद बिन तुगलक के नाम पर फिरोज तुगलक द्वारा शहर की स्थापना। कन्नौज को पूर्व का ग्रास महोदय श्री भी कहते हैं। गुर्जर प्रतिहार, पाल और राष्ट्रकूट के बीच में त्रिकोणीय संघर्ष। 1540 कन्नौज या बिलग्राम के युद्ध में शेर शाह सूरी ने हुमायूं को करारी मात दी। यही इसको पूर्व का ग्रास। फतेहपुर सीकरी में 54 मीटर ऊंचा बुलंद दरवाजा, जो कि गुजरात विजय की याद में अतारकीन के दरवाजे की नकल, जिस कुलतुतमिश ने राजस्थान में बनवाया था, उसकी नकल है। पंचमहल, ये जोधाबाई महल, इबादत खाना, ये सब यहां पर स्थित है। शेख सलीम चिश्ती की दरगाह, इसी के आस्वाद से जहांगीर का जन्म हुआ, अकबर के औलाद हुई, और जहांगीर को इसलिए बचपन में सलीम कहा जाता था, शहजादा सलीम। तो 2 का उत्तर क्या गया? सी आपका बिल्कुल सही है। अब ये क्वेश्चन में भी मैंने बता दिया, ये इतिहास का बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। यूपी के जो आगरा, फतेहपुर सीकरी, तो ये तो सिंपल है। इसमें ऐसा क्या था? चलिए तीसरे पर, हिमालय का तीसरा सबसे बड़ा शिखर कौन सा है? हिमालय का तीसरा सबसे बड़ा शिखर कौन सा है? आपसे क्या पूछा है साथी? हिमालय का। अब आपसे सबसे पूछे कि हिमालय की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट हो जाएगी। माउंट एवरेस्ट 8848.86 मीटर ऊंची, यह सबसे ऊंची। हिमालय की महालंगूर श्रेणी में स्थित है। हिमालय की महालंगूर। वर्ल्ड की दूसरी आ जाएगी माउंट केटू, 8611 मीटर। तीसरी आ जाती है 8586 मीटर, जिसको कंचनजंगा के नाम से जानते हैं।
कंचनजंगा के नाम से जानते हैं। ये नेपाल और भारत के सिक्किम राज्य के बीच में स्थित है। भारत के नेपाल और मतलब भारत के सिक्किम और नेपाल के बीच में स्थित है। भारत के सिक्किम और नेपाल के बीच में स्थित है। समझ रहे हैं मेरी बात? ये मेरी बात आप लोग समझ रहे हैं? ये समझ रहे हैं नहीं समझ रहे हैं? चलिए, एक चीज याद यहां पर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एक चीज यहां पर बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि अगर आप इस क्वेश्चन को इस तरह से देखें, हिमालय, तो जो माउंट K2 है ये हिमालय के अंदर नहीं आती। माउंट K2 अगर देखें, अब या तो वर्ल्ड का तीसरा सबसे पूछता, या तो वर्ल्ड का तीसरा सबसे पूछता, या फिर क्या कहता, तीसरा देखोगे हिमालय का तो पहला एवरेस्ट हो गया, दूसरा क्या हो गया भाई कंचनजंगा, अगर हम लोग हिमालय की बात करें, और तीसरा फिर साथी आपका हो जाता माउंट लाओत्से जो कि 8516 था। माउंट लाओत्से, देखो केवल हिमालय की बात करें, बहुत इंपॉर्टेंट है, केवल हिमालय की बात करें, हिमालय पर्वत की सबसे तीन ऊंची चोटी, तो इस तरह से समझना, पहली हो जाती है एवरेस्ट, ठीक है भैया, एवरेस्ट, ठीक है। अगर केवल हिमालय की बात करें तो दूसरी हो जाती है कंचनजंगा, क्योंकि माउंट K2 जो है ये हिमालय का नहीं है, ये कराकोरम के हिस्से में आता है, कराकोरम, और कराकोरम पास जो है ये हिमालय के अंतर्गत नहीं आता। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, कंचनजंगा, कंचनजंगा, ठीक है भैया। और तीसरा जो है लाओत्से, माउंट लाओत्से, माउंट लाओत्से, फिर आ जाता है आपका मकालू, इस तरह के जो लाओत्से के बाद में मकालू आ जाता है, चो ओयू आ जाता है। अब यहां पर यह चीज बहुत ध्यान देने वाली बात है, हालांकि जब हमने इसकी आंसर की देखी थी, अगर आप इसको सेम टू सेम देखोगे, थर्ड हाईएस्ट पीक, और आप इसका आंसर सर्च करोगे, मैंने तो अपने दिमाग से इसका उत्तर दिया, और आप मैं दूसरी तरीके से बताने की कोशिश कर रहा हूं, समझ रहे मेरी बात? जिस तरीके से क्वेश्चन पूछा गया है, जिस तरीके से क्वेश्चन पूछा गया है, यूपी पुलिस में भी इसका जो उत्तर दिया गया था वो माउंट कंचनजंगा ही दिया गया था, लेकिन पूछने का तरीका गलत था, क्योंकि जो कराकोरम है, सोचो तुम लोग, तुमने खूब पढ़ाई की होगी, क्या कराकोरम हिमालय का पार्ट है? कराकोरम तो हिमालय के ऊपर है, पीछे है, माउंट K2 कराकोरम में आता है, समझे मेरी बात? चलिए, तो अगर हम लोग इसके हिसाब से चलें तो भी आपका उत्तर, तो आपका उत्तर उसमें कुछ दिक्कत नहीं है, तो आपका उत्तर सही बनता है। वैसे थोड़ा सा अगर अंदर जाके देखते तो हो सकता है क्वेश्चन भी गलत होता। माउंट K2 8611, तीसरा इसके माउंट कंचनजंगा की ऊंचाई पूछ लेता है, भारत और भारत के किस राज्य और किसके बीच में, नेपाल और सिक्किम के बीच में। जो कंचनजंगा है इसका वैसे नाम होता है 5 ट्रेजरर्स ऑफ ग्रेट स्नो, महान बर्फ के 5 खजाने, महान बर्फ के 5 खजाने, महान बर्फ के 5 खजाने के 5 खजाने, इस तरीके से भी क्वेश्चन कभी कभी आ जाते हैं, इस चीज को याद रखेगा, माउंट कंचनजंगा। बाकी मैंने आपको तीनों चीजें बता दी, क्योंकि हिमालय कराकोरम हिमालय का हिस्सा नहीं है। तीसरे का उत्तर डी। एक बार हो सकता है मुझे एक और डाउट हो रहा हो तो मैं पूछ लूं, मैं मतलब देख लूंगा। चलिए, उत्तर प्रदेश का राजकीय फूल, आज ही यूपी जी के हमने करी थी, आज ही यूपी जी के हमने करी थी। चलिए, तो राजकीय चिन्ह पूछ लेगा, राजकीय चिन्ह पूछ लेगा, राजकीय चिन्ह पूछ लेगा, पुष्प पूछ लेगा, फूल पूछ लेगा, राजकीय खेल पूछ लेगा, राजकीय पशु, राजकीय पक्षी पूछ लेगा, और राजकीय वृक्ष पूछ लेगा। सभी लोग उत्तर देते चलिए, राजकीय वृक्ष पूछ लेगा, राजकीय वृक्ष पूछ लेगा। क्या पूछ लेगा बच्चा? तो आप कहोगे राजकीय वृक्ष। ब्यूटिया मोनोस्पर्मा, ये इसका वैज्ञानिक नाम होता है, ब्यूटिया मोनोस्पर्मा, ये इसका वैज्ञानिक नाम होता है। चलिए भैया कर लेते हैं। राजकीय चिन्ह एक बड़ा गोला, फिर एक छोटा गोला, फिर यहां पर यूपी सरकार, फिर एक तीसरा गोला, इसमें क्या जाती है? 2 मछली ऊपर की तरफ, तीर कमान 2 स्टार, तीर कमान और 2 स्टार आ जाते हैं। क्लियर है? पुष्प क्या? पैसे पुष्प, पैसे पलाश। खेल क्या हो जाता है? फील्ड हॉकी। पशु क्या हो जाता है? स्वैम्प डियर या बारहसिंगा हो जाता है। पक्षी क्या हो जाता है भैया? सारस, क्रेन, क्रेन जेसीबी से आपको याद दिलाया था। और वृक्ष क्या हो जाता है? अशोक, वृक्ष क्या हो जाता है? अशोक। और स्थापना दिवस पूछे तो 24 जनवरी 2018, 24 जनवरी 1950 यह स्थापना हो जाती है, 24 जनवरी 1950। तो ध्यान दीजिएगा, जो पलाश है
ये यूपी का राजकीय फूल है। पलाश जो है वो यूपी का राजकीय फूल है। क्वेश्चन नंबर 4 का डी, मनुष्यों में पित्त का उत्पादन किस अंग में होता है? इसका आपको पीएच भी बताना है, पोटेंज ऑफ हाइड्रोजन आयन भी बताना है, पीएच बताना है, इसकी प्रकृति कैसी है, क्षारीय प्रकृति है या अम्लीय प्रकृति है, इसका कार्य क्या होता है। इसका सिंपल सिंपल पूछा है कि भाई इसका जो उत्पादन होता है वही आपसे एल्कलाइन वगैरह ये सारे के सारे, एल्कलाइन वगैरह ये सारे के प्रोडक्शन की बात हो रही है, इकट्ठा होने की बात ही नहीं हो रही मेरे भाई। यहां पर इकट्ठे होने की बात ही नहीं हो रही। ये प्रोड्यूस कहां पर होता है, ये प्रोड्यूस कहां पर होता है? बिल्कुल से ध्यान दीजिएगा, पीएच होता है 7 से लेकर 7.4 7.8 तक। मतलब इसकी प्रकृति जो होती है क्षारीय होती है, एल्कलाइन होती है। क्या होती है? एल्कलाइन। यह कार्य कहां पर करता है? छोटी आंत में। छोटी आंत में, छोटी आंत ड्यूडेनम, छोटी आंत का जो ड्यूडेनम वाला हिस्सा है यह क्या करता है? जो पेट होता है, जो हमारा आमेशय होता है, जिसको स्टोमक बोलते हैं, पेट बोलते हैं स्टोमक, वहां से जो पूरा खाना CHYM काइम बोलते हैं इसके रूप में, तो ये अम्लीय होता है। ये क्या होता है? अम्लीय, क्योंकि इसमें गैस्ट्रिक जूस मिला होता है, उसमें HCl भी होता है हमारे पेट में। तो इस काइम को, ये जो बाइल जूस होता है छोटी आंत में, ये इकट्ठा गोल ब्लेडर में होता है, उत्पादन इसका लिवर करता है। इकट्ठा कहां पर होता है? पित्ताशय में। गोल ब्लेडर में तो एकत्र होता है, जैसे थैली नहीं होती जहां पर ये कलेक्ट होता है। लेकिन प्रोडक्शन की बात करें, उत्पादन की बात करें, तो उत्पादन या प्रोडक्शन लिवर करता है, जिगर करता है, यहीं पर यूरिया इत्यादि का उत्पादन भी होता है। तो काइम को अम्लीय से क्षारीय बनाने का काम करता है, जिससे छोटी आंत में पेनक्रियाज आदि से जो चीजें आ रही हैं, एंजाइम वगैरह, वो अपना कार्य कर सके। तो 5वें का उत्तर सी, पेट ये गैस्ट्रिक जूस इत्यादि का उत्पादन करता है, गैस्ट्रिक जूस का उत्पादन इत्यादि। 15 का उत्तर क्या जाता है? सी आपका बिल्कुल सही है, जिगर या लिवर। 5वें का सी। चलिए छठा, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग भारत में कब स्थापित हुआ? राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग भारत में कब स्थापित हुआ? यह बताइए कि जो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग NHRC किससे मिलकर बनता है? NHRC किससे मिलकर बनता है? NHRC किससे? बहुत अच्छे से हम इसको एप्लीकेशन पे कराते हैं, पिछले बैचेस में बहुत बढ़िया तरीके से कराया। NHRC मानवाधिकार से संबंधित, और किस लेवल का? जो आपका ये पेपर आया था जेल वार्डर लेवल का। तो NHRC किससे मिलकर बनता है? इसके प्रथम अध्यक्ष बताने, मानवाधिकार आयोग के पहले अध्यक्ष बताने, मानवाधिकार आयोग के वर्तमान अध्यक्ष बताने, मानवाधिकार आयोग के वर्तमान अध्यक्ष बताने। ये किस मंत्रालय, हालांकि स्वायत्त संस्था है, लेकिन प्रशासन किस मंत्रालय के तहत चलता है? प्रशासन किस मंत्रालय, वैसे स्वायत्त संस्था है। चलिए, NHRC याद रखिएगा 12 अक्टूबर 1993 को इसका गठन हुआ। कब गठन हुआ? पहली बार 1993। जस्टिस रंगनाथ मिश्र इसके अध्यक्ष बने, जस्टिस रंगनाथ मिश्र। वर्तमान में रिटायर्ड जस्टिस अरुण कुमार मिश्र ये इसके अध्यक्ष हैं, सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जस्टिस अरुण कुमार मिश्र। इसमें साथ ही एक अध्यक्ष होता है। एक क्या होता है? अध्यक्ष। 5 स्थायी सदस्य होते हैं, पूर्णकालीन सदस्य, 5 पूर्णकालीन सदस्य, और 7 संस्थाओं के अध्यक्ष, 7 संस्थाओं के अध्यक्ष। यहां पर साथी एक्स ऑफिसियो या पदेन सदस्य होते हैं। कैसे होते हैं? पदेन सदस्य। ये कैसे होते हैं? पदेन सदस्य होते हैं। समझे मेरी बात? इसमें ये गृह मंत्रालय के प्रशासन में स्वायत्त संस्था है, वैसे ऑटोनोमस बॉडी है, लेकिन प्रशासन गृह मंत्रालय के तहत। इस चीज को भी ध्यान रखिएगा। और क्वेश्चन तो बहुत ही डीपली पूछे जाएंगे, इस तरह से मैं पेपर कराता रहूंगा, आपको समझ में आती रहेगी। छठे का उत्तर क्या जाता है? सी आपका बिल्कुल सही है, 1993 में। निम्नलिखित रोगों में से कौन सा रोग फंगस के कारण होता है? निम्नलिखित में से कौन सा रोग? तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। यह राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग आपको पेपर में दे रखा है। यह आपको बायोलॉजी का बहुत ही सिंपल, हमारे शरीर के तंत्र जो होते हैं, यह यूपी जीके का आ गया बहुत ही। यह साथी ज्योग्राफी, पर्वत, दर्रे वगैरह से पूछ लिया। एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है अभी तक जो आपसे बहुत ही ऐसे पूछा हो जैसे आप उसके दुश्मन है।
ये भी तो रोग वगैरह उनके कारक तो याद करके जाते ही हो। भाई रोग या उनके कारक याद करके नहीं जाते हो। भाई कौन सा रोग फंगस कवक के कारण होता है, फंगस के कारण होता है, कवक के कारण होता है, वही पूछा है आपसे। कवक के अध्ययन को माइकोलॉजी कहा जाता है। कवक के अध्ययन को क्या कहा जाता है? सर माइकोलॉजी कहा जाता है। कवक के अध्ययन को माइकोलॉजी। तो खाज खुजली होती ना, दाद खाज खुजली, जो दाद की बीमारी है, जो रिंगवॉर्म नामक बीमारी है, ये किसके द्वारा होती है? ये फंगस के द्वारा होती है। जो रिंगवॉर्म करके इसमें बीमारी है, ये किसके द्वारा होती है? तो आप कहोगे सर ये फंगस के द्वारा होती है। रिंगवॉर्म किसके द्वारा होती है? आप कहोगे फंगस के द्वारा। दाद फंगस के द्वारा होता है। इजी क्वेश्चन है सीधा। चलिए, भारतीय राज्य ने साल 2016-17 में भारत में उत्पादित चीनी का 1/3 से अधिक उत्पादन किया है। किस राज्य में चीनी का 30% से ज्यादा उत्पादन होता है? ध्यान दीजिएगा। यह बताइए प्रथम चीनी मिल कहां लगी? भारत की प्रथम चीनी मिल किस वर्ष और कहां लगी? किस वर्ष और कहां पर लगी? पूछेगा सर्वाधिक चीनी मिल कहां पर है? देश के किस राज्य में सर्वाधिक चीनी मिल है? देश के किस राज्य में सर्वाधिक चीनी मिल है? ठीक है भैया, सर्वाधिक चीनी मिल है, सर्वाधिक चीनी मिल है। चलिए यह बताइए गन्ना अनुसंधान संस्थान कहां पर है? सुबह ही पढ़ा था गन्ना, क्योंकि भारत उत्तर प्रदेश की जो गन्ना है प्रमुख कैश क्रॉप है। समझिए, गन्ना अनुसंधान केंद्र, गन्ना प्रजनन केंद्र भी बताना है, गन्ना प्रजनन केंद्र भी बताना है, और साथ ही चीनी अनुसंधान केंद्र भी बताना है, चीनी अनुसंधान संस्थान भी बताना है। प्रथम चीनी मिल सन 1903 में उत्तर प्रदेश के देवरिया जिले में प्रतापपुर नामक स्थान है। उत्तर प्रदेश के देवरिया में प्रतापपुर नामक स्थान है। वर्तमान में चीनी जो क्षेत्रफल है देखा जाए तो गन्ने का, वो उत्तर प्रदेश में ज्यादा है, सेकंड नंबर पे महाराष्ट्र। लेकिन महाराष्ट्र का उत्पादन जो प्रोडक्टिविटी है वो ज्यादा है। लेकिन वर्तमान में चीनी उत्पादन की बात करें तो हाल ही में हमारे मंत्री जी ने घोषणा की थी कि उत्तर प्रदेश फिर से चीनी में नंबर 1 आ गया, दूसरे नंबर पर महाराष्ट्र। इस साल भी 2016-17 में जब ये 18 में तो क्वेश्चन पूछा गया तो उससे पिछली साल का ही माना जाएगा। तो उस साल भी उत्तर प्रदेश ही पहले स्थान पर था। यूपी ने ही चीनी का देश में 1/3 से अधिक उत्पादन किया था। सर्वाधिक चीनी मिल की बात करोगे तो महाराष्ट्र पहले नंबर पर है और उत्तर प्रदेश दूसरे नंबर पर। चीनी मिल की संख्या महाराष्ट्र में ज्यादा है, यूपी सेकंड नंबर पर। लेकिन अगर चीनी उत्पादन की बात करोगे अब यूपी पहले नंबर पर है, महाराष्ट्र दूसरे नंबर पर। गन्ना अनुसंधान संस्थान ये उत्तर प्रदेश के लखनऊ में, गन्ना प्रजनन ये साथी कोयंबटूर में है, और चीनी अनुसंधान ये कानपुर में है। चीनी का कानपुर दालचीनी का, गन्ना प्रजनन कोयंबटूर, गन्ना अनुसंधान लखनऊ। सर्वाधिक चीनी मिल महाराष्ट्र पहले नंबर पर, यूपी दूसरे पर। पहली चीनी मिल भारत की 1903 में देवरिया के प्रतापपुर में, और सबसे ज्यादा चीनी का उत्पादन उत्तर प्रदेश। भारत के संविधान के मूल दस्तावेज को किसने अपने हाथ से लिखा था? किसने अपने हाथ से लिखा था यह बताइए। जो हमारी संविधान सभा थी, जो हमारी संविधान सभा थी उसके कानूनी सलाहकार कौन थे? संविधान सभा के कानूनी सलाहकार कौन थे? संविधान सभा के कानूनी सलाहकार कौन थे? संविधान सभा में महिलाओं की संख्या कितनी थी? संविधान सभा में महिलाओं की संख्या कितनी थी बताइए सभी लोग। इसमें जो चित्रकारी हुई है, जो चित्रकारी हुई है, चित्रकारी किसके द्वारा की गई है? चित्रकारी किसके द्वारा की गई है? तो मूल दस्तावेज को हाथ से किसने लिखा था? प्रेम बिहारी नारायण रायजादा जी ने। प्रेम बिहारी नारायण रायजादा। राजेंद्र प्रसाद जी ये संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष थे, पहले निर्वाचित अध्यक्ष भी थे। बाबा साहब याद रखिएगा जो ड्राफ्टिंग कमेटी थी उसके अध्यक्ष थे, ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन थे, ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन या ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष थे। ठीक है भैया, याद रखिएगा महिलाओं की संख्या 15 थी। बीएन राव ये कानूनी सलाहकार थे। बीएन राव कौन थे? कानूनी सलाहकार। चित्रकारी नंदलाल बोस, चित्रकारी नंद शांति निकेतन के नंदलाल बोस जी द्वारा चित्रकारी की गई थी। तो चित्रकारी नंदलाल बोस, कानूनी सलाहकार बीएन राव, ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन बाबा साहब। सरोजिनी नायडू नाइटिंगेल ऑफ इंडिया
राज्य और देश के, उत्तर प्रदेश की और पूरे देश की प्रथम महिला राज्यपाल प्रेम बिहारी नारायण रायजादा, इन्होंने हाथ से लिखा। 9वें का उत्तर सी। 37-38 क्वेश्चन है अब खत्म हुए। B7 का रासायनिक नाम पूछा है, B7 का। अब साथी विटामिन में सबके रासायनिक नाम बताइए। विटामिन ए, विटामिन B1, B2, B3, B5, B6, B7, B9, विटामिन B12। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। आप साथी विटामिन सी का नाम भी बताइए। विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन के। जितने भी विटामिन आपके सामने हैं इन सबके नाम बताइए। जितने भी विटामिन आपके सामने हैं आप सब साथी इनके नाम बताइए। आप सब इनके नाम बताइए बहुत अच्छे से। बहुत शाबाश, बहुत शाबाश, बहुत शाबाश, बिल्कुल सही। बहुत बढ़िया। याद रखिएगा ये क्या हो जाता है साथी, रेटिनॉल। विटामिन ए, ये कोई टफ क्वेश्चन था या इससे पहले वाला संविधान सभा वाला टफ था? बहुत आसान पेपर आता है, बहुत आसान। हालांकि जेल वार्डर का थोड़ा था लेकिन वो भी सिलेबस से बाहर नहीं था। ठीक है भैया। अब आ जाता है B1, इसको कहते हैं थाइमीन। थाइमीन। B2 बेरी बेरी रोग होता है, राइबोफ्लेविन। TRN, ट्रेन भी कह सकते, राइबोफ्लेविन। N से हो जाता है नियासिन। N से क्या हो जाता है, नियासिन। पेंटोथेनिक एसिड, पेंटोथेनिक एसिड। ठीक है भैया, ये B5। पायरिडॉक्सिन, पायरिडॉक्सिन, पायरिडॉक्सिन करके B6 हो जाता है। बायोटीन करके क्या हो जाता है, बायोटीन करके B7। B9 हो जाता है फॉलिक एसिड। साइनोकोबैलामिन, साइनोकोबैलामिन, ये हो जाता है विटामिन B12। इधर आ जाता है विटामिन सी, एस्कॉर्बिक एसिड, एस्कॉर्बिक एसिड। विटामिन ई आ जाता है टोकोफिरोल। विटामिन ई के आ जाता है फाइलोक्विनोन, मिलाक्विनोन, फाइलोक्विनोन। यह आ जाता है कैल्सीफिरोल, ये क्या जाता है, कैल्सीफिरोल। इस तरीके से आप देखेंगे विटामिन के तक मैंने आपको सारे कराने की कोशिश की है। विटामिन के तक मैं फिर से रट लो। विटामिन ए रेटिनॉल, जीरोप्थेल्मिया, नाइट ब्लाइंडनेस होती है इससे। B1 की कमी से बेरी बेरी थाइमीन, राइबोफ्लेविन B2, B3 नियासिन, TBN भी याद कर सकते हो, या ट्रेन TRN, पापा पाइंटोथोनिक एसिड। B6 में पायरिडॉक्सिन, B7 बायोटीन, B9 फॉलिक एसिड, B12 साइनोकोबैलामिन, C एस्कॉर्बिक एसिड, D कैल्सीफिरोल, E टोकोफिरोल, विटामिन के फाइलोकिनोन, मीनोकिनोन। तो पूछा है B7 का, तो B7 का क्या नाम है, बायोटीन है। B7 का बायोटीन। एस्कॉर्बिक एसिड विटामिन सी होता है। फॉलिक एसिड क्या होता है, विटामिन 9 हो जाता है, B9, विटामिन B9। और पेंटोथोनिक विटामिन B5 हो जाता है। तो ध्यान देंगे तो बहुत इजी है। 10 का उत्तर क्या जाता है, बी आपका बिल्कुल सही है। हॉकी दिग्गज मेजर ध्यानचंद जी का जन्म, हॉकी दिग्गज मेजर ध्यानचंद जी का जन्म 29 अगस्त, इन्हीं का बर्थडे होता है। राष्ट्रीय खेल दिवस, ये उत्तर प्रदेश के व्यक्तित्व में से है। उत्तर प्रदेश के जो प्रसिद्ध व्यक्तित्व हैं वहां से क्वेश्चन पूछा है। राष्ट्रीय खेल दिवस, राष्ट्रीय खेल दिवस इन्हीं के जन्मदिन पर। 1928 के एम्स्टर्डम ओलंपिक, कहां पर ओलंपिक, एम्स्टर्डम ओलंपिक। 1932 के लॉस एंजलिस ओलंपिक। 1936 के बर्लिन ओलंपिक में इन्होंने 3 हॉकी के गोल्ड मेडल, 3 ओलंपिक गोल्ड मेडल, 3 ओलंपिक गोल्ड मेडल विजेता टीम के सदस्य, गोल्ड मेडल विजेता टीम के सदस्य। रूप सिंह इनके भाई और मेजर ध्यानचंद दोनों खेलते थे। पूछे जन्म कहां पर हुआ था, तो याद रखिएगा वर्तमान प्रयागराज, उस समय का इलाहाबाद। वर्तमान प्रयागराज, उस समय का इलाहाबाद। हॉकी दिग्गज मेजर ध्यानचंद जी का जन्म हुआ 29 अगस्त को। राष्ट्रीय खेल दिवस इन्हीं के नाम पर। खेल में सब सर्वोच्च सम्मान मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड इन्हीं के नाम पर साथी दिया जाता है, जिसका पहले नाम राजीव गांधी खेल रत्न था। 11 का उत्तर डी आपका बिल्कुल सही है। थोड़ा सा तेजी से चलते हैं। मुंशी प्रेमचंद जी का जन्म, मुंशी प्रेमचंद उपन्यास सम्राट कहा जाता है। क्या कहा जाता है, उपन्यास सम्राट कहा जाता है।
नवाब राय के नाम से भी लिखते थे, नवाब राय। बाद में प्रेमचंद के नाम से लिखने लगे, ये इनके उपनाम है। वास्तविक नाम धनपत राय था। वास्तविक नाम क्या था भैया? धनपत राय। वास्तविक नाम क्या था? धनपत राय। पूछोगे सर ये क्वेश्चन अंग्रेजी में क्यों मतलब जीके में क्यों दिया हिंदी का क्वेश्चन? ये उत्तर प्रदेश के व्यक्तित्व में एक क्वेश्चन हिंदी का जीके में जरूर आएगा, समझे मेरी बात। इन्होंने उपन्यास लिखे गोदान गबन, गोदान गबन सेवा सदन, गोदान गबन सेवा सदन। मंगलसूत्र इनका अधूरा है। मंगलसूत्र क्या है इनका? अधूरा। इन्होंने कहानियां भी बहुत अच्छी अच्छी लिखी, ईदगाह, बूढ़ी काकी, पंच परमेश्वर, नमक का दरोगा, बड़े भाई साहब, करबला इनका नाटक है। तो मुंशी प्रेमचंद जी का जन्म वाराणसी में हुआ। मुंशी प्रेमचंद जी का जन्म कहां पर हुआ? वाराणसी में। चलिए थोड़ा तेज चलता हूं। कौन सा उत्तर प्रदेश का सबसे पुराना विश्वविद्यालय? उत्तर प्रदेश का सबसे पुराना एएमयू सर सैयद अहमद खान के द्वारा, सर सैयद अहमद खान के द्वारा, सर सैयद अहमद खान के द्वारा 1875 में मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज, एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज के नाम से स्थापना, ओरिएंटल कॉलेज के नाम से स्थापना, कॉलेज के नाम से स्थापना, नाम से स्थापना की गई। बाद में 1920 में एक्ट के द्वारा इसे यूनिवर्सिटी बना दिया गया। 1921 में इसे अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी नाम पड़ा। ठीक है भैया, स्थापना 1875 में, लेकिन यूनिवर्सिटी कब बना? 1921 में। चलिए भैया ये भी नहीं है। बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी 1898 में एनी बेसेंट के द्वारा, लिख लीजिएगा इसी तरीके से समझनी है चीजें। तो जो ऊपर ऊपर से चलते हो ना उत्तर उत्तर, घंटा नहीं मिलेगा तुम्हें उत्तर पेपर में। जितनी जल्दी तुम उत्तर उत्तर कर रहे हो, पढ़ लो यहां पर मैं पढ़ा रहा हूं तो कुछ नहीं बचेगा। नहीं तो एक बात मैं बताऊं कि कल सुबह 6:30 बजे से शुरू हो जाती है क्लास। 6:30 बजे करंट अफेयर, फिर 8 बजे रीजनिंग, दीपक सर की 9 बजे, हरिंदर सर की जीके 10 बजे, मोहित सर का मैथ 11 बजे से कल हिंदी की मैराथन ला रहे हैं 8-10 टॉपिक की। हिंदी वाले मोहित सर, लिंक भी लगा होगा, उस लिंक पर क्लिक करके लाइक करके जाना है। नोटिफिकेशन कौन करना, भागना नहीं है जब तक ये सेंटेंस पूरे नहीं हो जाते। कसम ली थी तुमने मम्मी पापा की। और सती शाम में 5 बजे से शुरू हो जाती है, 5 बजे, 6 बजे, 7 बजे। कल से 12 दिन में 18 टॉपिक विपुल सर लेकर आ रहे हैं, खत्म मैथ पूरा। और 8 बजे मेरी हिंदी, 9 बजे यूपीजी की, और 10 बजे मैं फिर ऐसा मुंह लेके हो जाऊंगा तो मैं सोने दूंगा, कोहनी ऐसा मारूंगा, कोहनी यूं करेगा टेढ़ा मेढ़ा, 3 इकाई बन जाएगा ऐसे हिंदी की, 3 इकाई। चुप से पढ़ता रहे, कितना बढ़िया मैटर चल रहा है, मजा आ रहा है। एनी बेसेंट ने सेंट्रल हिंदू कॉलेज की स्थापना की। बाद में इसे मदन मोहन मालवीय जी को दे दिया गया, और मदन मोहन मालवीय जी द्वारा, महामना मदन मोहन मालवीय जी द्वारा 1916 में बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी की स्थापना की गई। लॉर्ड हार्डिंग द्वारा उद्घाटन। महात्मा गांधी जी ने भी अपना पहला पब्लिक लेक्चर यहीं पर दिया भारत में। महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ 1921 में भगवान दास और शिव प्रसाद शुक्ल, भगवान दास और शिव प्रसाद गुप्ता, शिव प्रसाद जी के द्वारा महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ की स्थापना हुई। और याद रखिएगा सबसे पुराने की बात कर रहा है यूनिवर्सिटी की, तो 1873 में मुइर कॉलेज नामक स्थापना हुई थी कॉलेज की, जिसके डिजाइनर विलियम एमरसन, जिसने विक्टोरिया मेमोरियल की डिजाइन किया है, आर्किटेक्ट था ये एमरसन जो था, कोलकाता वाले विक्टोरिया मेमोरियल, इसने मुइर कॉलेज का डिजाइन किया था। बाद में यही फिर 1887 में इलाहाबाद यूनिवर्सिटी बना। क्या बना? इलाहाबाद यूनिवर्सिटी। तो इनमें से जो इलाहाबाद विश्वविद्यालय, इसी को सबसे पहले 1887 में विश्वविद्यालय बनाया गया था। इसलिए हमारा सही उत्तर क्या आएगा? डी आपका बिल्कुल सही है। इलाहाबाद केंद्रीय विश्वविद्यालय बना कैसे, यूनिवर्सिटी कब बना, मैं सब बता दिया हूं चारों के बारे में। 13 का उत्तर डी आपका बिल्कुल सही है। 14 पर आ जाते हैं। किस शहर को पूर्व का ग्रास कहा जाता है? देखिए ग्रास शहर जो होता है यह साथी फ्रांस का है। यह कहां का शहर है? फ्रांस का। यह फ्रेग्रेंस, जो फ्रेग्रेंट इंडस्ट्री होती है, सुगंध उद्योग है, इसके लिए बहुत ज्यादा फेमस है, डिओड्रेंट इत्यादि के लिए, फ्रांस का ग्रास शहर। इसी प्रकार भारत का जो कन्नौज हो जाता है गंगा नदी के किनारे, किसके किनारे? गंगा नदी के किनारे जो कन्नौज शहर है, यह भी सुगंध के लिए, यहां पर सुगंध
और स्वाद अनुसंधान संस्थान भी है। इसी वजह से इसको पूर्व का ग्रास कहा जाता है, ग्रास ऑफ द ईस्ट, या भारत का ग्रास कहा जाता है कन्नौज को। कन्नौज को क्या कहा जाता है? पूर्व का ग्रास कहा जाता है। मुरादाबाद को पीतल नगरी कहते हैं, मुरादाबाद को पीतल नगरी। बनारस को सबसे पुराना लगातार बसा हुआ शहर। 14 का उत्तर डी आपका बिल्कुल सही है। 15, किस पड़ोसी देश को लैंड ऑफ द थंडर ड्रैगन कहते हैं? लैंड ऑफ द थंडर ड्रैगन। देखिए ये कौन सा टॉपिक है, ये कौन सा टॉपिक, ये तो कन्नौज वाला तो उत्तर प्रदेश के शहर जिले जिला दर्शन में, ये है भारत के पड़ोसी देश। टॉपिक है ना तुम्हारा भारत के पड़ोसी देश, उसी टॉपिक से है। लैंड ऑफ द थंडर बोल्ट भी बोलते हैं, लैंड ऑफ द थंडर बोल्ट भी बोलते हैं, लैंड ऑफ द थंडर बोल्ट भी बोलते हैं। यहां की भाषा हो जाती है जोंगखा, यहां की भाषा क्या हो जाती है? जोंगखा। यहां की राजधानी क्या हो जाती है? थिम्पू। यहां की राजधानी क्या हो जाती है? थिम्पू। मुद्रा क्या हो जाती है? नगुल्ट्रम। महिलाओं की क्या हो जाती है? कीरा, राष्ट्रीय पोशाक। ड्रुक ग्याल्पो, जिग्मे खेसर वांगचुक यहां के राजा हैं जिनको ड्रुक ग्याल्पो कहा जाता है। यहां का जो राष्ट्रीय खेल हो जाता है, राष्ट्रीय खेल जो हो जाता है वो हो जाता है आर्चरी। राष्ट्रीय खेल क्या हो जाता है? धनुर्विद्या, आर्चरी जिसको कहते हैं, राष्ट्रीय खेल आर्चरी। याद रखिएगा लगभग 699 कुछ किलोमीटर के करीब सीमा हमारी भूटान से लगती है। पश्चिम बंगाल, असम, पश्चिम बंगाल, असम, अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम, 4 राज्यों की। तो भूटान को लैंड ऑफ द थंडरबोल्ट भी कहा जाता है, लैंड ऑफ द थंडर ड्रैगन भी कहा जाता है। भाषा जोंगखा, राजधानी थिम्पू, मुद्रा नगुल्ट्रम, पोशाक पुरुषों की घो, महिलाओं की कीरा, और राष्ट्रीय खेल क्या हो जाता है? आर्चरी। 15 का उत्तर डी आपका बिल्कुल सही है। कजुआ इशुगुरो को किस विधा में नोबेल पुरस्कार मिला था? 2017 में, 2018 में पेपर आया, 2017 में अवार्ड। अवार्ड भी आपके टॉपिक में दे रखे हैं, पुरस्कार और सम्मान भी आपके टॉपिक में दे रखे हैं, याद रखना। अब हम लोग 2017 नोबेल पुरस्कार की बात करें। अब जानते हैं नोबेल प्राइज की स्थापना, नोबेल प्राइज की स्थापना किसके द्वारा की गई? तो नोबेल प्राइज की स्थापना डायनामाइट के आविष्कारक, इन्होंने किसका आविष्कार किया था? डायनामाइट का। डायनामाइट के आविष्कारक, डायनामाइट के आविष्कारक अल्फ्रेड नोबल के द्वारा। अल्फ्रेड नोबल कहां के रहने वाले थे सर? स्वीडन के रहने वाले थे। किस देश के थे? स्वीडन के, जिसकी राजधानी स्टॉकहोम हो जाती है। तो अल्फ्रेड नोबल के द्वारा उनकी जो विल माने उनकी जो वसीयत होती है, उन द्वारा विल के तहत, वसीयत के तहत 1895 में की गई, और 10 दिसंबर 1896 को इसका निधन हो गया। 1896 को इसका निधन हो गया, और इसी वजह से 10 दिसंबर को 10 दिसंबर को प्रदान किए जाते हैं। अनाउंसमेंट अक्टूबर नवंबर में हो जाता है, ठीक है भैया, अक्टूबर में। 1901 में 10 दिसंबर को पहली बार दिए गए। 1901 में क्या दिए गए? प्रथम बार। 1901 से लेकर 1968 तक केवल 5 श्रेणी में, 5 कैटेगरी में, जिसमें थी चिकित्सा, केमिस्ट्री, फिजिक्स, चिकित्सा फिजियोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स, पीस, और साथ ही क्या नाम है? लिटरेचर। इन 5 कैटेगरी में, 1, 2, 3, 4, 5 कैटेगरी में, ठीक है। 1968 में जो स्वीडन का सेंट्रल बैंक है, उसने अर्थशास्त्र विज्ञान में भी इसकी शुरुआत की, अर्थशास्त्र में नोबेल प्राइज की स्थापना की। और 1969 में यह रेग फ्रिस्क कुछ करके था, और जिन टिम्बरबेंग, ये अर्थशास्त्र का प्रथम बार दिया गया। वर्तमान में 6 कैटेगरी में दिया जाता है, अर्थशास्त्र को इंक्लूड करके। भारत के 5 नागरिकों को अभी तक मिल चुका है। सबसे पहले 1913 में रविन्द्रनाथ टैगोर, साहित्य का। फिर 1930 में फिजिक्स का सीवी रमन, 1979 में मदर टेरेसा शांति, 1998 में अमर्त्य सेन एक अर्थशास्त्र, 2014 में कैलाश सत्यार्थी, फिर से शांति का। तो इन्हें कजुआ इशुगुरो को साहित्य के लिए दिया गया था, कजुआ इशुगुरो को साहित्य के लिए दिया गया था 2017 में। 16 का उत्तर डी आपका बिल्कुल सही है। बाकी सारे के जितने। पाकिस्तानी सीनेट में विपक्ष की पहली महिला नेत्री कौन थी? पाकिस्तानी सीनेट, ये बताइए पाकिस्तान का वर्तमान, ये भी पड़ोसी देश से आ गया, पड़ोसी देशों से 3-4 क्वेश्चन थे। वर्तमान राष्ट्रपति बताइए पाकिस्तान का, वर्तमान राष्ट्रपति, और वर्तमान कार्यकारी प्रधानमंत्री बताइए। वहां पर मुख्य कोई प्रधानमंत्री नहीं है, एक चुनाव होने, इसकी वजह से कार्यकारी प्रधानमंत्री है। इसकी वजह से पाकिस्तान में कौन सा प्रधानमंत्री है? तो आप कहोगे भैया कार्यकारी प्रधानमंत्री है,
कार्यकारी प्रधानमंत्री है, ठीक है। चलिए, उस समय बनी थी शहरी रहमान। जब यह क्वेश्चन पूछा गया था, शहरी रहमान करके उस समय विपक्ष की पहली महिला नेत्री बनी थी। आरिफ अलवी 13वां, आरिफ अलवी, ये आरिफ अलवी, अनवर उल हक, अनवर उल हक काकर करके एक नाम है, ये यहां का कार्यकारी प्रधानमंत्री, इस्लामाबाद राजधानी। याद रखिएगा, सी आपका बिल्कुल सही है जब ये क्वेश्चन पूछा गया था। 17 का सी। 18 सीकर तकनीक के साथ भारत की क्रूज मिसाइल, सीकर तकनीक के साथ भारत की क्रूज मिसाइल कौन सी है? इसकी जो मेक स्पीड है, इसकी जो मेक स्पीड है वो नॉर्मल 2.5, अब इसकी रेंज भी बढ़ गई है, 3.5 मेक स्पीड हो गई है, रेंज भी इसके साथ ही बढ़ा दी गई है। ये भारत की ब्रह्मपुत्र नदी, ये भारत की ब्रह्मपुत्र नदी और रूस की मोस्कावा नदी के नाम पर है, रूस की मोस्कावा नदी के नाम पर है। सीकर टेक्नोलॉजी से बनी, ये किसके नाम पर? ब्रह्मपुत्र, और भारत की तो ब्रह्मपुत्र नदी, रूस की मोस्कावा नदी। याद रखिएगा, ब्रह्मोस मिसाइल। किस मिसाइल की बात कर रहे हैं? ब्रह्मोस मिसाइल की बात कर रहे हैं। 18 का उत्तर सी आपका बिल्कुल सही है। 19 भारत और पाकिस्तान के बीच कितनी ट्रेन चलती थी? 2 क्वेश्चन पाकिस्तान से, 1 क्वेश्चन भूटान से, 3 क्वेश्चन थे भारत और पड़ोसी देशों के बीच संबंध, इस टॉपिक से। समझे मेरी बात? चलिए, एक ट्रेन थी साथी समझौता एक्सप्रेस। कौन सी एक्सप्रेस? समझौता एक्सप्रेस। जब भारत और पाकिस्तान के बीच में 1971 के बाद में 1972 का शिमला समझौता हुआ, बेंजीर भुट्टो के पापा क्या नाम था उसका, जो भुट्टो था, और ये क्या नाम है इसका, वो तो भुट्टो, और भारत की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी के बीच में। उसके बाद में समझौता एक्सप्रेस 1976 से चलती थी, 8 अगस्त 2019 में सस्पेंड कर दी गई। ये भारत की दिल्ली को पाकिस्तान के लाहौर से जोड़ती थी, अटारी बॉर्डर से, अटारी वाघा बॉर्डर से जाती थी। कहां से? अटारी वाघा बॉर्डर से होती हुई, ठीक है भैया। दूसरी थी थार एक्सप्रेस, दूसरी क्या थी? थार एक्सप्रेस। ये साथी कहां से चलती थी? ये मुनाबाव क्या नाम है, जोधपुर के पास से चलती थी। और ये कोकरा झार कुछ करके एक जगह है पाकिस्तान में, 0 पॉइंट, और कराची कहां से जोड़ती थी? कराची से जोड़ती थी जोधपुर को। तो ये 2 ट्रेन थी। अब ये दोनों ही 8 अगस्त 2019 से नहीं चल रही। 19 का उत्तर सी आपका बिल्कुल सही है। इस बार भारत बांग्लादेश पूछ सकता है बंदर में 3 ट्रेन के बारे में। तो ये भारत, और मैंने बोला ना, मैं आपको बताता चलूंगा कहां से आया। आगे इनमें से कौन सी कंपनी, वैश्विक कंपनी डेटा चोरी अपराध में, डेटा चोरी के अपराध में किस कंपनी का नाम आया? इस कंपनी का बहुत सारा डेटा चोरी हो गया। यह साइबर सिक्योरिटी, इस प्रकार से क्वेश्चन पूछ लिया कि आप साइबर, सोशल मीडिया कम्युनिकेशन, साइबर क्राइम है एक टॉपिक, वहां से अगर तुम्हें थोड़े बहुत कि भाई डेटा कैसे चुराया जाता है तो कोई पढ़ाता हुआ एग्जांपल दे दे, या फिर करंट अफेयर, वहां से टॉपिक है। अमेजन कैडेब्रा नाम से, अमेजन का पुराना नाम क्या था? कैडेब्रा। 1994 में बनी, बाद में अमेजन नाम पड़ा। संस्थापक जेफ बिजोस, और इसका वर्तमान सीईओ कौन है? एंडी जेसी। इसका वर्तमान सीईओ एंडी जेसी। गूगल साथी याद रखिएगा, गूगल के सर्जे ब्रिन, और एक और था, क्या नाम है गूगल का? 2। कैम्ब्रिज एनालिटिका कंपनी। ये जो कैम्ब्रिज एनालिटिका कंपनी थी, इसका नाम वैश्विक डेटा चोरी अपराध में आया था। डी आपका बिल्कुल सही है। 15वीं रूस भारत चीन RIC बैठक जो थी, त्रिपक्षीय विदेश मंत्रियों की बैठक, दिसंबर 2017 में कहां हुई? 1 साल के करंट अफेयर, 6-7 महीने के करंट अफेयर, 18 जून का पेपर था, दिसंबर 2017 का भी पूछा, क्योंकि भारत और उसके रूस, चीन इत्यादि से जो मैत्रीपूर्ण संबंध है, रूस इत्यादि से, रूस भारत चीन का एक त्रिपक्षीय विदेश मंत्रियों की, उधर ब्रिक्स आ जाता है, उधर जो क्या बोलते हैं इसको, संघाई सहयोग संगठन, इस तरह के अंतरराष्ट्रीय संगठन भी आपको पढ़ने होंगे। जब अंतरराष्ट्रीय संगठन पढ़ोगे, इस तरह के क्वेश्चन हमेशा, अब तो क्वाड आ गया, बहुत सारे। तो ये नई दिल्ली में हुई थी, उस समय कहां हुई थी? नई दिल्ली। एक भी क्वेश्चन अभी तक ऐसा नहीं है जो मतलब जनरल तौर पर तुम्हें पढ़ के नहीं जाना चाहिए था। अगला क्वेश्चन हिस्ट्री से आ गया। भारत में ब्रिटिश शासन का बड़े पैमाने पर विस्तार सहायक संधि के माध्यम से हुआ। सब्सिडरी अलायंस, मिलिट्री अलायंस था,
जिसमें राजा सेना हटा देता था और अंग्रेजी सैनिकों की मदद से रक्षा उनका खर्चा उठाता था। खर्चा नहीं उठा पाता था तो धीरे धीरे पूरे राज्य को अपने अंदर शामिल कर लेते थे अंग्रेज। इसकी वजह से सबसे पहले हैदराबाद का जो था उसने सहायक संधि को स्वीकार किया 1898 में। 1898 बाद में मैसूर इत्यादि जुड़ते चले गए, जो गवर्नर जनरल डैश के शासनकाल में शुरू की गई। तो ये जो सहायक संधि थी यह सब्सिडरी अलायंस का चक्कर था। तो किस गवर्नर जनरल के शासनकाल में? आधुनिक भारत पढ़ोगे अंग्रेजों के बाद का आगमन, तो मुख्य में ही आता है किसने क्या किया, किस गवर्नर जनरल ने, तो पढ़ना ही पड़ेगा आपको। यह किसकी बात है? वेलेस्ली की बात है। किसकी बात है साथी? वेलेस्ली की बात है। 22 का उत्तर सी आपका बिल्कुल सही है। 22 का उत्तर द्वैध शासन प्रणाली को हटाने वाला वारेन हेस्टिंग्स। कार्नवालिस का जाएगा स्थायी बंदोबस्त, परमानेंट सेटलमेंट। और क्लाइव जिसने, याद रखिएगा, सन 1757 में प्लासी का युद्ध जीता था। 22 का उत्तर सी आपका बिल्कुल सही है। क्लाइव ने द्वैध शासन प्रणाली लागू की थी। गुरु गोविंद सिंह जी की मृत्यु के उपरांत गुरु की संस्था समाप्त होगी, क्योंकि गुरु गोविंद सिंह जी ने गुरु ग्रंथ साहिब को ही लिविंग गुरु घोषित कर दिया और अपने बाद में जो गुरु की परंपरा थी उसको समाप्त कर दिया। गुरु ग्रंथ साहिब को ही हमेशा के लिए गुरु घोषित कर दिया। और सिखों का नेतृत्व उनके विश्वसनीय शिष्य डैश को सौंप दिया गया। गुरु गोविंद सिंह जी की मृत्यु के बाद में सिखों का नेतृत्व किन के हाथ में आ गया था? रणजीत सिंह, महाराजा रणजीत सिंह, बंदा बहादुर, अजीत सिंह, जुझार सिंह। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। फर्रुख सियार ने इनकी हत्या करा दी थी। फर्रुख सियार ने इनकी हत्या करा दी थी। याद रखिएगा, बाबा बंदा बहादुर। बाबा बंदा बहादुर भी आपका बिल्कुल सही है। नेतृत्व किन के हाथ में? बाबा बंदा बहादुर। अब बताइए, सिख पंथ की स्थापना, सिख पंथ की स्थापना, सिख पंथ की स्थापना का श्रेय किसे जाता है? कि स्थापना का श्रेय किसे जाता है? कुल 10 गुरु हुए, दशम गुरु गुरु गोविंद सिंह जी। खालसा पंथ की स्थापना गुरु गोविंद सिंह जी ने ही की है। सिख पंथ की स्थापना गुरु नानक देव जी। गुरु नानक देव जी, गुरु नानक देव जी। समझे मेरी बात? तो जो जैन, बुद्ध और सिख धर्म इत्यादि को भी आपको पढ़ के जाना पड़ेगा। इसी क्वेश्चन था, ऐसा कुछ नहीं था कि बहुत टफ हो। 24, पाकिस्तान नाम सबसे पहले किसने गढ़ा? यह क्वेश्चन भी अगर आप देखते हो तो यह क्वेश्चन मेरे दोस्त कहां से आया है? यह क्वेश्चन आप कहोगे भैया यह असल में आया तो जब हम लोग भारत पाकिस्तान विभाजन देखते हैं उसी से आया। यह बात है सन 1933 में। 1933 में जो ये पाकिस्तान शब्द था, पाकिस्तान शब्द यह था पंजाब मतलब पश्चिमी पंजाब, ए मतलब नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस, ये अफगानिस्तान, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस। ठीक है भैया। कैसे आ जाता इनका था कश्मीर, सब चाहिए था इनको। ऐसे आ जाता था साथी सिंध, और तान से आ जाता था बलूचिस्तान, ये हिस्से। तो एक व्यक्ति था, एक स्टूडेंट था जिसका नाम था रहमत अली। रहमत अली, इसने यह शब्द गढ़ा था। रहमत अली ने शब्द गढ़ा था। एक बात और याद रखिएगा, मोहम्मद अली जिन्ना 1940 के मुस्लिम लीग के लाहौर अधिवेशन का अध्यक्ष था। लाहौर अधिवेशन का अध्यक्ष, लाहौर अधिवेशन का अध्यक्ष, जिसमें पाकिस्तान की मांग का जो प्रस्ताव था, जिसमें पाकिस्तान की मांग का जो प्रस्ताव था, कि मांग का प्रस्ताव पारित हुआ। पाकिस्तान की मांग का प्रस्ताव पारित हुआ। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए 24 का उत्तर सी आपका बिल्कुल सही है, रहमत अली के द्वारा। चलिए 25 पर आ जाते हैं। रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने अपने नाइटहुड की उपाधि को डैश के विरोध में छोड़ दिया था। जैसे गांधी जी से पूछेगा, गांधी जी ने केसर ए हिंद की उपाधि, गांधी जी ने केसर ए हिंद की उपाधि, केसर ए हिंद की उपाधि कब लौटाई? तो याद रखिएगा, जब पहला जो राष्ट्रीय स्तर का आंदोलन था जिसको असहयोग आंदोलन कहते हैं, असहयोग आंदोलन के समय, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, या आप ये कह सकते हो असहयोग आंदोलन के समय यह उपाधि वापस लौटाई। ठीक है भैया।
लेकिन गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर जी ये 1919 में ही जलियांवाला बाग विरोध में, जो जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, जलियांवाला बाग मैसेकर जो हुआ था हत्याकांड, उसी के विरोध में, और वो किस वजह से हुआ था, वो किस वजह से हुआ था, वो याद रखिएगा, और रॉलेट एक्ट की वजह से हुआ था। ये रॉलेट एक्ट में बिना वकील, बिना अपील, बिना मुकदमे के 2 साल तक कैद में रखने का प्रावधान था। 2 साल तक कैद में रखने का प्रावधान था। 2 साल तक कैद में रखने का प्रावधान। तो जलियांवाला बाग हत्याकांड जो इन्होंने किया, इसके विरोध में अच्छे से याद रखिएगा, रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने अपनी नाइटहुड की उपाधि लौटाई थी, गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने। क्वेश्चन नंबर 25 का उत्तर भी आपका बिल्कुल सही है। गोदावरी नदी का उद्गम स्थल, अब सभी जानते हैं, यह साथी प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है। प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी, प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी, प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी भी है। ठीक है, बहुत अच्छे। दूसरी सबसे लंबी नदी, भारत की दूसरी, गंगा जी के बाद में भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी 1465 किलोमीटर दूरी है। 1465 किलोमीटर दूरी है। मंजीरा, प्रवरा, प्रवरा, मंजीरा, प्राणहिता, प्राणहिता, ये सब इसकी सहायक नदियां हैं। ये सब क्या हो जाती है, सहायक नदियां। जायकवाड़ी बांध, जायकवाड़ी बांध, गंगापुर बांध, ये इस पर साथी प्रमुख डैम हो जाते हैं। वृद्ध गंगा और दक्षिण गंगा भी कहते हैं, इसके उपनाम क्या हो जाते हैं, दक्षिण गंगा और वृद्ध गंगा भी कहते हैं, बूढ़ी गंगा भी कही जाती है। गोदावरी महाराष्ट्र के त्रियंबकेश्वर से निकलती है। महाराष्ट्र के त्रियंबकेश्वर नासिक से निकलती हैं। महाराष्ट्र के त्रियंबकेश्वर नासिक से गोदावरी। तो ये भी कहां का क्वेश्चन है, ज्योग्राफी, नदियों का क्वेश्चन है, अक्सर ही आप इसको पढ़ के जाना ही पड़ेगा। 27 पर आ जाते हैं। भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है? भारत की सबसे बड़ी, ये टेक्टोनिक एक्टिविटी से बनी है। कैसे टेक्टोनिक, मतलब जो प्लेट टेक्टोनिक होते हैं, उस गतिविधि से यह झील का निर्माण हुआ है। झेलम नदी और 2 छोटी छोटी नदियां इसको फीड करती हैं। झेलम नदी इसमें जल लेकर जाती है, झेलम नदी इसमें जल लेकर जाती है। झेलम नदी, इसको महापदम सर भी कहते हैं, इसको पुराणों में महापदम सर भी कहा गया है। इस तरह के क्वेश्चन भी पूछ लेता है। मीठे पानी की सबसे बड़ी, तो याद रखिएगा वूलर झील। किसकी बात कर रहे हैं? वूलर झील की बात कर रहे हैं। लोकटक, ये मणिपुर में, लोकटक झील कहां पर है? मणिपुर में। इसी के ऊपर याद रखिएगा तैरता हुआ केबुल लामजाओ नेशनल पार्क है। केबुल लामजाओ नेशनल पार्क, केबुल लामजाओ नेशनल पार्क। चिल्का झील, ये साथी ब्रैकिश वाटर, जो खारा पानी होता है समुद्र की, ब्रैकिश वाटर की सबसे बड़ी झील, सबसे बड़ी झील, सबसे बड़ी झील कौन सी है? ये अगर खारे पानी की देखें तो खारे पानी की सबसे बड़ी झील चिल्का उड़ीसा। मीठे पानी की सबसे बड़ी वूलर, ये जम्मू कश्मीर में स्थित है, जम्मू कश्मीर के बांदीपुर में। 27 का उत्तर डी आपका बिल्कुल सही है। 28, भारतीय संविधान में कानून बनाने की निर्धारित प्रक्रिया काफी हद तक डैश के संविधान से प्रभावित है। एक होता है प्रोसीजर इस्टेब्लिश्ड बाय लॉ, प्रोसीजर इस्टेब्लिश्ड बाय लॉ, प्रोसीजर इस्टेब्लिश्ड बाय लॉ, विधि के द्वारा स्थापित प्रक्रिया। गलत है, सही है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन विधि के द्वारा स्थापित है, विधि के द्वारा स्थापित प्रक्रिया। ये 2 डॉक्ट्राइन होते, एक विधि के द्वारा स्थापित प्रक्रिया, एक है साथी ड्यू प्रोसीजर ऑफ लॉ, ड्यू प्रोसीजर ऑफ लॉ, ड्यू प्रोसीजर ऑफ लॉ, जिसे आप कह सकते हैं विधि की उचित प्रक्रिया, विधि की उचित प्रक्रिया, कि उसमें मानवाधिकारों का हनन इत्यादि ना हो। तो ये जो विधि की उचित प्रक्रिया है, ड्यू प्रोसीजर ऑफ लॉ, ये अमेरिका के संविधान से प्रेरित है। और जो प्रोसीजर स्टेब्लिश्ड बाय लॉ है, ये जापान के संविधान से प्रेरित है। लेकिन अगर आप विधि निर्माण प्रक्रिया की बात करोगे, विधि निर्माण प्रक्रिया, तो ये हमने ब्रिटेन के संविधान से ली है, यूके के संविधान से। इस क्वेश्चन को थोड़ा अजीब सा आप कह सकते हो,
इस क्वेश्चन को थोड़ा सा अजीब सा आप कह सकते हो। यहां पर ये जापान उत्तर सही माना था, जापान प्रोसीजर स्टेब्लिश बाय लॉ, गलत है सही है कोई, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कई मामलों में यह विधि की उचित प्रक्रिया, समुचित प्रक्रिया, इसको भी बात कही है कि आप मतलब ऐसे नहीं कि आपने कुछ भी कानून से बना दिया, उचित होना चाहिए, मानवाधिकारों का हनन नहीं होना चाहिए। बाकी दक्षिण अफ्रीका से राज्यसभा का निर्वाचन, दक्षिण अफ्रीका के संविधान से हमने संशोधन, अमेरिका से हमने लिया उपराष्ट्रपति का पद। उपराष्ट्रपति जो होते हैं वो साथी निम्न सदन के पदेन सभा, उच्च सदन के पदेन सभापति होते हैं राज्यसभा के। इसके अलावा हमने फंडामेंटल राइट्स की बिल ऑफ राइट्स से प्रेरित है और भी बहुत कुछ। तो 28 का उत्तर क्या जाता है? सी। 29, शिक्षा का अधिकार अधिनियम वर्ष डैश में भारतीय संसद द्वारा अधिनियमित किया गया, जिसमें 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को, 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को मुफ्त व अनिवार्य शिक्षा, मुफ्त व अनिवार्य शिक्षा यह लागू की गई। साथ ही इससे पहले 86वां संविधान संशोधन आया था भारत में। भारत के संविधान में कौन सा संशोधन किया गया? 86वां संविधान संशोधन किया गया साल 2002 में, और 86वें संविधान संशोधन साल 2002 के जरिए फंडामेंटल राइट्स में अनुच्छेद 21 से मुफ्त व अनिवार्य शिक्षा, फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन की बात कही गई थी। इनको मौलिक अधिकार बनाया गया 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को। ठीक है, 11वां मौलिक कर्तव्य भी जोड़ा गया, अनुच्छेद 51A में 11वां मौलिक कर्तव्य भी जोड़ा गया। अब ये जो लागू हुआ है ये आरटीआई एक्ट के तहत 1 अप्रैल 2010 से लागू है। 1 अप्रैल 2010 से लागू है। किसके तहत? राइट टू एजुकेशन के तहत। आरटीआई एक्ट आया था 2009 में। आरटीआई एक्ट कब आया था? 2009 में। लागू कब से हुआ ये? 1 अप्रैल 2010 से। 1 अप्रैल 2010 से। 29 का उत्तर डी आपका बिल्कुल सही है। महाराजा सवाई जयसिंह ने डैश में खगोलीय वेधशाला, इन्होंने साथी 5 जगह जंतर मंतर, 5 जगह जंतर मंतर या खगोलीय वेधशालाओं की स्थापना की थी। किसकी स्थापना की थी? खगोलीय वेधशालाओं की स्थापना की थी। यह बताइए पहली वेधशाला कहां पर खोली थी? पहला जंतर मंतर कहां पर? पहला जंतर मंतर साथियों एक बार सभी बताइए, क्या आप परिश्रम से जुड़ चुके? अपने भाई के लिए आप परिश्रम से जरूर जुड़ना। 499 के लिए मुझे तुमसे दोबारा ना कहना पड़े। एक बात मैं और सबको बता दूं कि आप ये जो क्लास ले रहे हैं, इसी क्लास के लिंक में एक क्लास स्पेशल करा रहे हैं कल आपके लिए। मोहित सर बहुत ही जबरदस्ती साथी आप सभी के लिए एक क्लास लेकर आ रहे हैं। सर लिंक कर देंगे क्या? याद रखिएगा वो जो क्लास लेकर आ रहे हैं उसमें मैं आपको चैप्टर बता देता हूं मेरे बच्चे कि कौन कौन से चैप्टर आपको पढ़ा रहे हैं। मजा आ रहा है ना आप सभी को? यह पेपर करने में मजा आ रहा है? यस या नो बता दो, यस या नो बता दो। मजा आ रहा है तो यहां पर एक लिंक है, यूपी पुलिस कांस्टेबल 2024 हिंदी, बहुत जबरदस्त हिंदी की क्लास। नेट बचा के रखना कल सुबह के लिए। चैप्टर देख रहे हो, वर्णमाला, भाषा, संज्ञा, सर्वनाम, संधि, समास, लिंग, वचन। कम से कम 30-35 नंबर का जखीरा है भाई के पास। अभी इस क्लास के तुरंत बाद आपको इसको लाइक करके जाना है, कल ये क्लास लेनी है। ठीक है भैया, चलिए शुरू करते हैं। देखिए पहला 1724 में दिल्ली में खुला। पहला जंतर मंतर कहां खुला? 1724 में दिल्ली में। फिर साथ इन्होंने दिल्ली में खोला। जयपुर वाले को यूनेस्को विश्व विरासत स्थल भी है, यह क्वेश्चन आ चुका है, याद रखना। साथ इन्होंने उज्जैन में भी खोला, इन्होंने साथी वाराणसी में भी खोला, इन्होंने वाराणसी में भी खोला। और कहां पर खोला था? दिल्ली, जयपुर, उज्जैन, वाराणसी और मथुरा। दिल्ली, जयपुर, उज्जैन, वाराणसी और मथुरा। तो पूछे कहां पर? ना शिमला में, ना भरतपुर में, ना जोधपुर में। उज्जैन आपका बिल्कुल सही है। पहला जंतर मंतर कहां पर खोला? पहला जंतर मंतर कहां पर खोला? अब कहोगे भैया पहला जंतर मंतर दिल्ली में खोला। कब खोला? 1724 में। पहला जंतर मंतर 1724 में दिल्ली में। फिर इन्होंने यूनेस्को जयपुर वाला, उज्जैन, वाराणसी, मथुरा और 5। 30 का उत्तर है आपका बिल्कुल सही है। यूनिवर्सल टीका कार्यक्रम के रूप में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने डैश बीमारियों के विरुद्ध दोहरे संरक्षण के लिए एक टीके का शुभारंभ किया। 2 बीमारियों के लिए एक टीका। स्वास्थ्य मंत्रालय ने 2017 का करंट अफेयर से क्वेश्चन पूछा है। देखिए एक्सटेंडेड इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम,
यह भारत का पहला प्रतिरक्षक कार्यक्रम था, जिसको एक्सटेंडेड प्रतिरक्षक कार्यक्रम आप कह सकते हैं। यह साथ ही 1978 में यहां सबसे पहले टीका लगने की भारत में शुरुआत हुई है। फिर 1985 से इसे यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम, 12 बीमारियों के विरुद्ध टीका, 12 बीमारियों के विरुद्ध टीका, 12 बीमारियों के विरुद्ध टीकाकरण। फिर साथ ही मिशन इंद्रधनुष, मिशन इंद्रधनुष, यह टीके का जो वो है कवरेज है उसको ज्यादा करने के लिए। तो खसरा और रुबेला, खसरा, मीजल और रुबेला, इन दोनों बीमारियों के लिए, खसरा और रुबेला, इन दोनों बीमारियों के लिए एक टीके की शुरुआत की थी। 7-8 क्वेश्चन बचे हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश के किस जिले की जनसंख्या सबसे ज्यादा है? क्या टफ पेपर था? ईमानदारी से बताओ। क्या चाहते हो रोज ऐसी पेपर की क्लास लगा दूं? बढ़िया मजा आ रहा होगा। एक बार तुम कह दो, एक बार तुम कह जरूर देखो, मुझे भी मोटिवेशन की जरूरत पड़ती है, समझे? किसमें? याद रखिएगा, सर्वाधिक जनसंख्या, सर्वाधिक जनसंख्या पूछेगा आपसे, सर्वाधिक जनसंख्या, न्यूनतम जनसंख्या में पूछेगा, न्यूनतम जनसंख्या वाला जिला पूछेगा, सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला आज भी बताया है, सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला पूछेगा, न्यूनतम क्षेत्रफल वाला जिला पूछेगा, न्यूनतम क्षेत्रफल, और मैंने ट्रिक भी बताई थी आपको, सर्वाधिक प्रयागराज, सर्वाधिक प्रयागराज। इसलिए विधानसभा की 12 सीट भी है, यहां पर 12 सीट भी है। तो सर्वाधिक जनसंख्या कहां का है? प्रयागराज, पुराना नाम इलाहाबाद। न्यूनतम कहां की है? महोबा। न्यूनतम कहां की है? महोबा। सर्वाधिक क्षेत्रफल लखीमपुर खीरी, सर्वाधिक क्षेत्रफल लखीमपुर खीरी, और न्यूनतम क्षेत्रफल हापुड़, न्यूनतम क्षेत्रफल हापुड़, न्यूनतम क्षेत्रफल हापुड़। तो 2011 का सी आपका बिल्कुल सही है, 32 का सी आपका बिल्कुल सही है। किस रियासत ने 1947 में पाकिस्तान में मिलने की घोषणा की थी, लेकिन बाद में जनमत संग्रह के बाद इसे भारत में शामिल होने के लिए मजबूर होना पड़ा था? रामपुर, जूनागढ़, फरीदकोट, पोरबंदर। इस वजह से, क्योंकि भारत ने जनमत संग्रह से खुद में शामिल किया, पाकिस्तान इसको अपना बताता रहता है कि उसने तो हमें मिलने की घोषणा की थी। लठ बचेगा लठ इन पे। ये जब सुधरेंगे जब फौज ने ठंड में खड़ा करके इनके बैक एंड को ऐसा कर देगी जैसे ट्रेन का लाल सिग्नल, तब सुधरेंगे मेरे सुधरे। ऐसे नहीं मानेंगे, ऐसे नहीं मानेंगे। सर, जूनागढ़ कौन सी रियासत? जूनागढ़ कहां पर पड़ती है? वर्तमान में जूनागढ़ गुजरात में है। वर्तमान में कहां पर है? गुजरात में। 33 का उत्तर भी आपका बिल्कुल सही है। 34, निम्नलिखित भारतीय राज्यों में से किसमें कर्क रेखा नहीं गुजरती है? 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश 8 राज्यों से गुजरती है। फौजियों, कितने राज्यों से? 8 राज्यों से, 8 राज्यों से गुजरती है। गुस्ती कहां से भैया? इधर से आती है, गुजरात से। फिर कहां जाएगी? राजस्थान। राजस्थान के बाद में कहां से आ जाएगी? एमपी। एमपी में से बना छत्तीसगढ़, बगल में है झारखंड। भाई वाह, क्या बात है। झारखंड से चली जाएगी पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल से चली जाएगी त्रिपुरा, त्रिपुरा से चली जाएगी मिजोरम। देख रहे हो? अरे पहलवानों, प्रधानों, नंबरदारों, खपीटरों, देख लो, कुछ गमछा झाड़ पाड़ की जरूरत नहीं पड़ती जब तुम्हें याद होता है। गुजरात, राजस्थान, एमपी, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम। और आज ही बताया तो उत्तर प्रदेश से नहीं, 23 डिग्री 52 मिनट से सोनभद्र शुरू होता है और यह कहां से गुजरती है? 23.5 डिग्री से। उत्तर प्रदेश से नहीं गुजरती। यदि जो हमारी इंडियन स्टैंडर्ड टाइम है, भारतीय समय रेखा, वो गुजरती है यूपी से, एमपी से, छत्तीसगढ़ से, उड़ीसा से, 5 राज्यों से और आंध्र प्रदेश से। उत्तर प्रदेश से भारतीय मानक समय रेखा और उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर से ही भारतीय मानक समय कितने डिग्री? 72.5 डिग्री पूर्वी देशांतर, 72.5, 82 डिग्री, 82 होता ना, 82 डिग्री पूर्वी देशांतर। यहां से भारतीय मानक समय
82.5 डिग्री। मुझे पूरा याद है, तुम ऐसे मत समझना, नहीं याद होगा तुम्हें। मुझे 5.5 का पता होता है मुझे कि 5.5 घंटे हम लोग आ गए। मैं पूरा गुणा भाग लगा लूंगा, कहीं तुम अपनी तरह टंपू समझ रहे हो। 34 का उत्तर डी आपका बिल्कुल सही है। मान लो जल्दबाजी में कोई क्वेश्चन का उत्तर गलत आ जाता है ना, तो लोग क्या करते हैं, उसकी वीडियो बनाते हैं, देखो उस मास्टर ने गलत पढ़ा दिया, फिर उस पर वीडियो बनाते हैं। भाई 100 क्वेश्चन में 99 सही भी तो पढ़ाए थे। कभी कभी जल्दबाजी में लाइव में हम भी वो हो जाते, कंप्यूटर हो जाते हैं। चलिए, किस राज्य में द्विसदन विधानमंडल नहीं है? द्विसदन विधानमंडल विधानसभा भी है, निम्न सदन और विधान परिषद भी होनी चाहिए। पूछा इनमें से किसमें नहीं है, तुरंत उत्तर दे दोगे। 6 राज्य ऐसे हैं। कितने? 6 राज्य देख लेते, बता देता हूं। तेलंगाना 40 सीट। तेलंगाना में विधान परिषद की कितनी सीट है? 40। तेलंगाना किससे निकला है? आंध्र प्रदेश से, 58 सीट। फिर साथ ही बिहार और कर्नाटक में बराबर सीट होती है, 75-75। 5वें पर आ जाता है महाराष्ट्र, 78 सीट। सबसे ज्यादा अपना यूपी, 100 सीट। ये देखो मैंने तुम्हें सीट भी बता दी विधान परिषद की। भारत के 6 राज्य द्विसदनीय हैं। भारत के 6 राज्य द्विसदनीय हैं। तेलंगाना की 40, आंध्रा में 58, बिहार कर्नाटक में बराबर 75, महाराष्ट्र में 78, उत्तर प्रदेश में 100। उस समय जम्मू कश्मीर में भी थी, वर्तमान में नहीं है। वर्तमान में नहीं है क्योंकि यह पेपर 2018 को हुआ था और इसको 31 अक्टूबर 2019 में विशेष राज्य का दर्जा समाप्त किया गया। कर उस समय थी तब तमिलनाडु। तमिलनाडु में नहीं थी। 2018 के अनुसार, 2018 के, अरे पेपर 18 जून 2018 को पेपर हुआ है। 5 अगस्त 2019 को जम्मू कश्मीर का राज्यसभा में आए अमित शाह जी, और 31 अक्टूबर 2019 को जम्मू कश्मीर का विशेष राज्य का दर्जा समाप्त हुआ है। मुझे पता है तुम संविधान विज्ञ हो, कतई बिल्कुल दुर्गादास बसु, पर मैं तुमसे कहूंगा क्वेश्चन का मुंह देख लो। 18 जून पहली शिफ्ट है, उसके हिसाब से उत्तर दे दो, समझे? 35 का उस समय। चलिए साथियों, मेरे विचार में 35 ही क्वेश्चन मिल पाए, 36वां 37वां नहीं मिला। अब मुझे ईमानदारी से बताओ, क्या क्वेश्चन तुम्हें टफ लगे? ईमानदारी से। लेकिन तुमने इन क्वेश्चनों का उत्तर किस तरह दिया? क्योंकि तुम्हें पूरी की पूरी जानकारी है, पूरा का पूरा तुमने एक एक चीज को समझा, मैंने एक्सप्लेन किया। ऐसे हर दिन मैं आपको ये प्रीवियस ईयर करा के खत्म कर दूंगा, 10-15, कॉन्फिडेंस बूस्ट हो जाएगा। और मैं बहुत आराम से, मैंने बहुत मटेरियल बताया है तुम्हें, और तुम ये समझ गए कि पूरा पेपर कहां से आया है? सिलेबस से। एक भी क्वेश्चन सिलेबस से बाहर लगा, 2-3 क्वेश्चन करंट अफेयर के पुराने मान लो। एक बार सब लोग लिखो, पूरा सिलेबस से था, ऐसे ही पेपर आएगा। अब तुम इसमें 18-19 करके आओगे, तुम्हारी देही नहीं टूट जाएगी? 225 गई थी इसी पेपर की कट ऑफ, 225 जनरल, 216 ओबीसी, जी निकल जाएगा 199 लड़कियों की, महिलाओं की। 225 फाइनल कट ऑफ, 215 तो डीवी की थी, लिख दो। इस पेपर की कट ऑफ कितनी थी? 41,520 वैकेंसी थी, 225 हिला डाला था।